Good morning everyone, welcome to my YouTube channel. This is Ravi Kumar. Please like and subscribe to my channel. कुछ दिन बाद, करीब 25-26 दिन बाद, जब मैं न्यूज़पेपर देखना शुरू किया, मतलब मैं भी पढ़ने लगी, ठीक हो गई, डॉक्टरों ने ये बुलेटिन जारी कर दिया कि नहीं, अरुणिमा अभी की जान खतरे में नहीं है, वो ठीक है। टीवी में गोल गोल बन के आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था तो टीटी आए तो कूद गई। टीटी का बयान ये था कि उस दिन रामनवमी था, मैं इसलिए कंपार्टमेंट में गया ही नहीं। मतलब इस तरीके से, यहां तक कि जब इसका खंडन किया गया, घर वालों ने खंडन किया, टिकट वगैरह दिखाया, बाद में उन्होंने बोला कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। जिस लड़की का शरीर का एक अंग कट चुका, पूरी जिंदगी पता नहीं कि व्हील चेयर या बैसाखी पे चलेगी, उसके ऊपर ये सारी चीजें, उसकी आदमी का अंतर आत्मा झकझोर के रख देता है। इतना ठेस पहुंचता है दिल को, इतना मन को, इतना ठेस पहुंचता है कि सिर्फ अंदाजा लगा, मैं ही सिर्फ वो चीज अंदाजा लगा सकती हूं कि मेरे मन पे क्या बीत रही थी उस समय। लाचार एकदम बेड पे पड़े, यहां तक कि मेरे स्पाइन में भी 3 फ्रैक्चर था। मैं ऐसे बेड से उठ भी, मोशन वगैरह मुझे पॉट में करना पड़ता था, मैं बेड से उठ भी नहीं सकती थी। उसके बाद ये सब बातें, मैं अंतर आत्मा मुझे झकझोर के रख दी थी। इन लोगों की बातें जब आने लगी इस तरीके से, एलिगेशंस जब सारे आने लगे, घर वालों ने खंडन किया, सब कुछ किया, मैंने ये ठान लिया ठीक है। यहां तक कि हम एक मध्यम वर्गीय फैमिली से हैं, अपनी बातें हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, वो इतने बड़े लेवल से बातें हो रही थी कि कोई सुन ही नहीं रहा था। तब ये डिसाइड किया कि ठीक है, आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, कल तो मेरा दिल आने वाला है, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूं। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। लोगों को ये पता, यहां तक कि मुझे हॉस्पिटल में मानसिक डॉक्टर तक बुला लिया गया था, कहीं अरुणिमा ऐसा तो नहीं कि सदमे में है, वो पागल हो चुकी है। गलती उनकी भी नहीं है। होता क्या है ना कि जब तक कि हम एक एग्जाम्पल उठा के ना दे दें, लोग मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल से मानने को तैयार हो तो हम एग्जाम्पल ही दे देंगे। उन्होंने बोला कि अरुणिमा, तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे ध्रुव पहाड़ के बारे में सोचा ही तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर ले, अब तो सिर्फ लोगों के लिए है। और मुझे यकीन है कि तू कर पाएगी, लेकिन फिर भी बेटे तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि तू आज इमोशंस में आके और इस तरीके का फैसला ले रहे। मैंने कहा नहीं मैम, मैं बहुत अच्छी तरीके से, मैं एवरेस्ट के बारे में मैंने पढ़ा है, मैंने मूवीज देखी है एवरेस्ट की, बहुत अच्छी तरीके से मैं जानती हूं। बस आप मुझे वादा करिए कि आप मुझे ट्रेन करेंगी। बोले ठीक है, मैं तो वादा करती हूं मैं ट्रेन करूंगी, लेकिन करना तुमको सब कुछ पड़ेगा। मेरे करने से कुछ नहीं, करना सब कुछ तुम्हें है। ठीक है, देखते हैं ट्रेनिंग में बड़ा मोटिवेटर कौन होता है। आपने बहुत अच्छे मोटिवेट सबको सुना, स्पीकर्स को सुना होगा। और चाहे मैं आके यहाँ चाहे कुछ भी आपको बताऊं, अपने लाइफ स्टोरी जो है वो, मैं जो एक पल मैंने लाइफ स्टोरी जो है वो आपको बताऊं, लेकिन सही मायने में सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन है? आप खुद। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। उस लक्ष्य को पाने, उस गोल को पाने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहीं से मैं, मतलब जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है वो सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। हर बार हमने जब लोगों से कहा कि मुझे माउंटेनिंग करना है, मुझे उसके लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए, लोगों ने, हर किसी ने मुझे पागल सनकी, पागल हो चुकी हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, नहीं हो सकता। माउंटेनिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता पैर। हर किसी ने यही बात बोला, क्योंकि उनको सिर्फ मेरा पैर दिख रहा था, लेकिन मेरे अंदर में क्या आग जल रही थी वो तो पता ही नहीं था। वो तो पता ही नहीं था उनको, वो सिर्फ उतना देख रहे थे। तो मैंने, देखिए, जब भी कभी लाइफ में कुछ अच्छा काम करने जाते, कुछ ऐसे आपके साथ, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके साथ चलते, कुछ ऐसे होते हैं जो खींच के अपने बराबर लाके खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये आपको डिसाइड करना होता है। देखिए, 2 प्रकार, जैसे निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव वो जो बोल रहा है आपके ऊपर, आलोचनाएं भी बहुत तरीके की, जैसे मेरी आलोचनाएं भी बहुत तरीके की आपकी होंगी। अब आप उन आलोचनाओं को निगेटिव में लेते हो या पॉजिटिव में लेते हो या चैलेंज के रूप में लेते हो। मैंने अपनी हर निगेटिव, जिन लोगों ने निगेटिव बातें मुझे बोली, मैंने हमेशा चैलेंज के रूप में लिया है। मैंने जब मुझे लोग बोलते थे कि अरुणिमा तुम मान लो इस बात को कि तुम्हारा पैर नहीं है, कुछ लोगों ने यहां तक बोल दिया कि लंगड़ी हो गई, दिमाग भी पूरी तरीके से खराब हो चुका है। मैंने हर बार उनको एक चैलेंज के रूप में लिया, अपने मन में, उनसे कभी नहीं बोलने गए, लेकिन अपने मन में डिसाइड कर लिया ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा हम मजबूर कर देंगे आपको कि आप आके मुझसे बोलेंगे कि हाँ अरुणिमा तुम्हें वो बात थी कि तूने कर दिखाया। तो ये सिर्फ आपके ऊपर होता है कि वो अगर निगेटिव बोल, वो तो बोल ही रहा है निगेटिव,
आपको किस रूप में लेना है, आप उसको कन्वर्ट करके चैलेंज में ले लो। मैंने चैलेंज में लिया हर किसी की, क्योंकि सबसे बड़े साथी तो मेरे वही थे। खैर नौकरी कर भी लेते हम, लेकिन क्या मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मिला पाती? कभी नहीं मिला पाती। क्या मैं जो मतलब मैं अपने आप को कभी समझा पाती? कभी नहीं समझा पाती। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जब लोग अपने घर जाते हैं, नौकरी यापन ये सब करते हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ 2 बातें चल रही थी, मुझे माउंट एवरेस्ट कैसे सबमिट करना है और इन लोगों का जवाब कैसे देना है। 2 चीजें सिर्फ चल रही थी। को अच्छे से मेरे से पहले सबमिट कर रहे, लेकिन मैं क्या करूंगी? लेकिन खुद बार बार मैं खुद से प्रॉमिस करती, खुद को मोटिवेट करती थी, क्योंकि ऐसे जब सिचुएशन कभी कभी ऐसे होते कि आप अकेले होते, कोई और नहीं होता है आपके साथ। मैं खुद से बोलती थी कि कोई बात नहीं अरुणिमा, तू ऐसे हालात में आज नहीं है कि तू आज इनसे अच्छा चल पाए या फिर इनके बराबर चल पाए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तू इनसे पहले पहुंचेगी। मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि पत्थर पे रस्सी रगड़ने से पत्थर पे निशान पड़ जाता है। तब मुझे सच बताऊं कि मुझे वो बचपन में तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आता था, लेकिन जब वो चीजें अपने आप खुद पे बीतने लगी, मुझे समझ में आने लगा, हाँ वाकई में होता है। तो सब कुछ हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। मेरा मानना है कि जिसके अंदर दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, वो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरे बर्दाश्त करने की क्षमता से वो ज्यादा दर्द करेगा। हो ले, जितना हो सकता है हो ले, जितना हो सकता है हो ले। अच्छे अच्छे माउंटेनियर के, अच्छे अच्छे दिलेर के धरे के धरे रह जाती है हिम्मत जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है। और ये बार बार दिमाग में आता है कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बार बार दिमाग में आता है कि जिस चीज के लिए ये मर चुका है, जिस चीज के लिए ये मर रहा है, उसी चीज के लिए हम आगे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी तो जितना मैंने मरे हुए, और सिचुएशन ये थी कि स्नोफॉल इतनी तेजी से होता था कि बॉडी ढक जाती थी। दूसरे पल हवा इतनी तेज चलती थी कि पूरा का पूरा स्नो उड़ जाता था, बॉडी फिर से खुल जाती थी। ये मंजर मैंने कभी नहीं देखा था पहले। मैं खुद एकदम सरप्राइज थी कि ये क्या है। इतना ही नहीं, जब मैं और कुछ दूर आगे बढ़ी, एक बांग्लादेशी, उसका हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा, मुंह से आवाज आ रही थी, हाथ ऐसे हल्का हल्का हिल रहा है, रोंगटे खड़ा कर देने वाला। माइंड ये डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि करूं तो क्या करूं, वापस जाऊं या फिर अपने गोल को सबमिट करूं, जो अपने गोल पे जाऊं। लेकिन जब आपका ऐसी सिचुएशन भी कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जब आपका गोल आप पर हावी हो, आपका गोल आपका जुनून बन जाए, आपका गोल आपका पैशन बन जाए, आपका गोल आपका जिद बन जाए, तब ऐसी सिचुएशन भी कुछ। मैं करीब 10 से 15 सेकंड खड़े होकर मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप सब में से सभी ने एवरेज सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है, मैं सबके लिए एवरेज सबमिट करूंगी और जिंदा वापस जाऊंगी। क्योंकि जैसे एक एथलीट का सपना होता है ओलंपिक, जैसे एक क्रिकेटर का सपना वर्ल्ड कप, वैसे एक माउंटेनियर का सपना होता है माउंट एवरेस्ट। सपना होता है उसका कि उसे एवरेस्ट किसी ना किसी, कभी ना कभी एवरेस्ट सबमिट करना ही करना है। तो कहीं ना कहीं से उनका सपना पूरा नहीं हुआ था। मैंने सबसे, आप लोग भी सोचो कि क्या है, डेड बॉडी से भी बात कर रही है। मैंने इतना तक बोला कि आप सब मुझे हेल्प करो, मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगी और जिंदा जाऊंगी। फिर वो जो डेड बॉडी मेरे सामने, कुछ देर बाद उसका हाथ भी मूवमेंट खत्म हो चुका था और उसको बॉडी को लांग के जाना पड़ रहा था। शेरपा मेरे आगे, शेरपा ने बोला फटाफट लांगो। मैंने अपना कैरावेनर खोला, सेफ्टी कैरावेनर आगे लगाया और उसको लांग के जा रहे थे हम। आंख से आंसू निकलने लगा कि क्या है ये। हिलेरी स्टेप साउथ समिट के करीब पहुंचे जब हम, शेरपा ने मुझे एक बहुत बड़ा सा झटका दिया कि उसने बोला अरुणिमा तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, वापस चलो। हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है, आपके सामने आपका गोल हो और कोई आपसे ये बोले, अब आप देख रहे हो, मतलब दिखता है वहां से, और आप देख रहे हैं कि और देश के लोग अपना अपना फ्लैग लगा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे, पहुंच चुके हैं और लोग, और कोई आपसे अगर ऐसे सिचुएशन में आने के बाद कोई आपसे अगर ये बोले कि अरुणिमा वापस चलो, तो कैसा लगता है। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, यहां पे पहुंच के मैं वापस चल नहीं जाऊंगी। अरुणिमा जिंदगी रही तो दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा एवरेस्ट समिट। लोग तो 400-400 मीटर, 200-200 मीटर पे वापस आ जाते हैं, तुम तो अभी दूर हिलेरी स्टेप पे हो, बहुत दूर हो अभी। एक्चुअली दिखता जरूर सामने था, लेकिन वो राउंड से घूम के जाना था।
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोल रहा वापस चलो, जब हम नहीं मान रहे थे उसको मैं काफी देर तक कन्विंस कर, तो उसने वॉकी टॉकी से एजेंसी के लीडर को, मैम बछिंद्री पाल को, टाटा स्टील के जितने अधिकारी थे सबको उसने, मतलब सबको इन्फॉर्म हो गया कि ऐसे ऐसे अरुणिमा का ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, अगर वो वापस नहीं आई तो उसकी जान चली जाएगी। शेरपा को कुछ देर मनाने की कोशिश किया, मैंने कहा सबसे पहले ये वॉकी टॉकी बंद करो, मैं मरूंगी तो नहीं ये मुझे पता है, लेकिन ये अगर वॉकी टॉकी चलेगा तो जरूर मर जाएंगे, तो सबसे पहले ये बंद करो जिससे मैं आगे जा पाऊं। मैंने फाइनली उसको वॉकी टॉकी बंद कराया और शेरपा से बोला, वो इरिटेट था एकदम, माउंटेन में आदमी अपने आप इरिटेट होने लगता है, मैं भी मतलब मुझे भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा था, मुझे भी गुस्सा आने लगा। मैंने कहा कि ठीक है, आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते हो मत जाओ, मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम ले पाऊं। और पता है, जैसा कि स्वामी जी ने, मैंने बाद में पढ़ा, स्वामी जी जैसा कि कहते हैं जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। अगर हम अपने आप को सोचते हैं कि नहीं, हम अगर बार बार मैं वहां पे सोचती नहीं मैं मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी, तो शायद मैं कभी एवरेस्ट पे पहुंच ही नहीं पाती, कभी पहुंच नहीं पाती। मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मुझे आगे बढ़ना ही है, बढ़ना, ये जाए या मत जाए। बाकी कुछ लोग जो आगे, जब मैं उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना चाह रही थी, और उसी दौरान मेरे दिमाग में एक बात वीडियो की तरह चल रही थी, क्योंकि बड़ौरा महाराज जी, स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज जी ने मुझे फोटो दी थी, स्वामी विवेकानंद जी, मां शारदा और भगवान परमहंस, तीनों जिनकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी इतनी बड़ी। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मुझे ये टॉप पे देना, वो बात मेरे दिमाग में वीडियो की तरह चले, महाराज जी से मैंने प्रॉमिस किया है कि टॉप पे रखना है इसको। एक बात वो, दूसरा मेरी माँ और मैम बछिंद्री पाल ने हमेशा मुझे समझाया है कि अरुणिमा, जब तू किसी ऐसी जगह पे हो ना जब तेरे साथ कोई ना हो और फैसला सिर्फ तुझे लेना हो, तब तू जहां पे भी होना वहां पे खड़े होके मुड़ के हल्का सा पीछे देखना और सोचना कि एक एक कदम चल के तू यहां तक पहुंची है, और अपना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना, देखना कुछ देर बाद तू टॉप पे होगी। सच में मेरे दिमाग में ये 2-3 बातें वीडियो की तरह चल रही थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और कुछ देर बाद मैं एवरेस्ट टॉप पे थी। आज भी जब मैं एवरेस्ट के मतलब टॉप के बारे में सोचती हूँ, मैं इतने सारे जगह हम जाते हैं, जितनी बार बोलते हैं हम उतनी बार हम महसूस करते हैं उस पल को जो मैंने समेट के रखा है ना। मतलब सच पूछो, मैं जितने तरीके से आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि क्या फीलिंग्स थी उस समय की, मैं पूरी तरीके से बता भी नहीं पाती हूँ। टॉप पे जब थी मैं एवरेस्ट, तो मतलब दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर से चिल्लाने का मन का, इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सारी दुनिया को बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों को बता दूं जो लोग मेरी आलोचनाएं कर रहे थे, उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं, महिला, दूसरे विकलांग, तीसरे मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग ये सोचते, उनकी भरम को तोड़ना चाहते थे हम चिल्ला चिल्ला कर, उनको बताना चाहते थे कि नहीं मैंने कर दिखाया। इतना जोर, बल्कि शेरपा छोड़ा नहीं, शेरपा ने मुझे, वो चिल्लाता जरूर था लेकिन हेल्पफुल भी बहुत था, वो छोड़ा नहीं, बाद में मेरे पीछे आया और टॉप पे वो भी पीछे आया। मैंने ये सब किया। मैंने सबसे पहले थैंक्स उन्हीं लोगों को बोला जिन जिन लोगों ने मेरी आलोचना की थी, क्योंकि अगर वो, जैसे मैंने बोला कि अगर वो मेरी आलोचना नहीं करते तो मैं तो कभी समझ ही नहीं पाती कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं कभी जान ही नहीं पाती। वीडियो बनाया क्यों मैंने शेरपा को जब कैमरा ऑन करते हुए बोला कि आप ये वीडियो बनाओ, अगर मैं जिंदा, क्योंकि कहीं ना कहीं से मैं खुद इस बात को मान चुकी थी कि शायद मैं जिंदा ना जाऊं। 8,848 मीटर की हाइट पे ऑक्सीजन असंभव है मिलना, नहीं मिल सकता ऑक्सीजन वहां पे, और कोई ऐसा चमत्कार नहीं मेरे साथ होने वाला था कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाता। तो मुझे ये चीज, मुझे भी कहीं से महसूस कर रहे थे शायद मैं जिंदा ना जाऊं। मैंने उतना कैमरा ऑन करते हुए बोला कि अगर मैं जिंदा नहीं जाती हूं तो एक वीडियो बनाओ, और मैं उसमें बोलती हूं अगर मर जाऊंगी मैं तो ये वीडियो, अपना कैमरा मेरी इंडिया पहुंचा देना, ये वीडियो इंडिया पहुंचा देना, पूरे युवा वर्ग तक चला जाएगा। क्योंकि मैं बताना चाहती थी, क्योंकि मैं बताना चाहती थी। उसमें मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि ऐसे हालात होने के बाद भी, ठीक से आवाज भी नहीं निकल रही है उसमें, 1 से 1.5-2 मिनट का है शायद वो,
ठीक से आवाज भी नहीं निकल रही थी मेरी, और भी मास्क उठाया। अगर आप देखोगे मेरे टॉप पे और अगल बगल भी जो लोग हैं, किसी ने मास्क नहीं निकाला है। शेरपा ने बोला कि तो पागल, सचमुच पागल हो गई हाई एल्टीट्यूड की, तो मास्क निकाल के कर रही है। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, अभी देखो मैं बना लूंगी। और उसमें सिर्फ इतना ही बोले कि ऐसे हालात होने के बाद भी अगर मैं 2011 मई को एक्सीडेंट हुआ था, 2013 10:55 पे आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। ऐसी हालात होने के बाद भी तो आपके पास तो सब कुछ है, आप क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ एक सोच की देरी है। अगर आप यहां से एक सोच लेते हैं तो आप आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। Oh my God, look who's here. Yes, yes, good. शायद आप लोगों में से भी होंगे जो लक जैसी चीज पे या किस्मत जैसी चीज पे यकीन करते होंगे, लेकिन मैं न लक, न भाग्य, न किस्मत पे यकीन नहीं करती हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं है, सिर्फ बहाने होते, सिर्फ बहाने। मेरे पास तो बहुत सारे बहाने थे। मेरा ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, मेरा आर्टिफिशियल पैर बार बार निकल जा रहा था, एजेंसी का लीडर मुझे बोल रहा था कि वापस आ जाओ, शेरपा मेरा बोल रहा था वापस आ जाओ, वेदर खराब था, एक नहीं हजारों बहाने थे। शायद मैं वापस अगर आ जाती तो मुझसे कभी कोई पूछता भी नहीं, ना बछेंद्री मैम पूछती, ना ही मेरे घर के लोग कभी पूछते कि क्यों तू वापस आ गई। लेकिन क्या मैं कभी अपने आप को समझा पाती? कभी नहीं समझा पाते। आप सोचोगे इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है? मेरा मानना है कि सबसे बड़ा रिस्क तो यह है जिसने आज तक कभी रिस्क ही नहीं लिया। सबसे बड़ा जरूरी होता लाइफ में रिस्क लेना। किसी भी चीज को पाने के लिए जब तक आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। रिस्क तो हर जगह है भाई। आप चलते यहां कुछ लोग तो बहुत सारे ऐसे सुनने को मिलते, बैठे हैं, बैठे बैठे मर गए। तो क्या उस डर से मैं अपने गोल को छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकते। लोग अगर मुझे पागल बोलते हैं तो पागल ही सही। मेरा जो गोल है, और अगर दूसरी बात कहें, लाइफ में गोल्ड चांस कभी कभी मिलता है, मेरा वो गोल्ड चांस था। मुझे टाटा स्टील ने फुल स्पॉन्सर दिया था। शायद अगर मैं नहीं सबमिट कर पाती तो दोबारा मुझे कोई कंपनी स्पॉन्सर नहीं देती। मेरे पास इतने पैसे करीब 30 से 40 लाख रुपए एवरेज के लिए लगते हैं। उतना पैसा मैं कभी जुटा, एक साथ तो मैंने वो पैसे कभी देखे ही नहीं। तो वो मेरा गोल्ड चांस था। हमारे सामने गोल्ड जो चांस था, हमारे सामने, सबके सामने कभी कभी होता है ये चीज। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको छोड़ देते हैं या पकड़ लेते हैं उसको। तो मैं वो गोल्ड चांस कभी खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इतना रिस्क लिया, इसलिए मैं गई वहां पे। और दूसरी बात कहें तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। जब मैं रेलवे ट्रैक पे 7 घंटे पड़े थे, रेलवे समय सारणी के अनुसार जब बात मीडिया में आई थी, जिस ट्रेन में मैं थी उस ट्रेन को गुजरने के बाद 49 ट्रेन अप डाउन हुई थी। 49 ट्रेन जब अप डाउन हुई और हम वहां पड़े हैं तब नहीं मरे, तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। इसका मतलब ऊपर वाले ने अगर मुझे बचाया है तो किसी न किसी इतिहास रचने के लिए ही बचाया है। तो जब मैं वहां नहीं मरी तो एवरेस्ट पे कैसे मर सकती थी? जैसे हमारे नियम होते, हमारे रूल्स होते, वैसे ऊपर वाले के तो नियम है, उसके भी तो रूल है। सीधी सी बात है, जब उसकी लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है तो मुझे नहीं ले जा सकता। वो मुझे नहीं ले जा सकता। और बिना ऑक्सीजन में जिंदा नहीं रह सकती, तो कुछ तो करना था। फाइनली उन्होंने यही बोला होगा, ले ऑक्सीजन सिलेंडर ले, भाग यहां से, जिंदा जा। ये मेरा हाथ
3 स्टेप होते हैं, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। अगर ब्लैक हो गया तो हाथ काटना पड़ेगा। मेरा रेड हो चुका था, ये पहला स्टेप शुरू हो चुका था मेरे हाथ का। इतना फ्रिज ऐसे मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मुड़ नहीं रहा था, ऐसे दबाने के अभी इतना आराम से दब जा रहा है। ये दबता ही नहीं था क्योंकि ये बर्फ होना शुरू हो गया, जमना शुरू हो गया था। ये नाखून मांस अपने आप फटना लगेगा, ऐसे फट जाएगा, चटकने लगता है ऐसे। ये सबसे ब्लड निकल रहा था। मैं शेरपा से बोली मेरा हाथ बहुत पेनफुल हो रहा है। आपको कैसा लगेगा जब आपका ऑलरेडी एक पैर कटा हो और दिमाग में ये बात आए कि हाथ भी मेरा काटना पड़ सकता है। मैं बताऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरा शेरपा मेरे आगे है, स्नोफॉल तेजी से हो रहा था। वो बार बार मुझसे बोल रहा कि रणिमा चलो फटाफट भागो। मेरा प्रोस्थेटिक लेग निकल गया था। अगर मैं स्टेप लूं तो मेरा प्रोस्थेटिक लिम्ब एकदम नीचे गिर जाएगा। अब बिना स्टेप लिए मैं चल नहीं सकती। बहुत मुश्किल से मुझे ऑक्सीजन मिला था। हम रुके थे लेकिन मेरा ऑक्सीजन लगातार चल रहा था। और शेरपा को हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वहां पे क्या होता है कि शेरपा क्लाइंबर को लास्ट मोमेंट तक बोलता है कि चलो चलो चलो, मतलब उसको मोटिवेट कर करके ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन वो अगर नहीं जाता, क्लाइंबर अगर गिव अप कर देता है तो शेरपा लास्ट में उसको वहीं छोड़ देता है। क्लाइंबर तड़प तड़प के मर जाता है और शेरपा चला जाता है। गलती शेरपा की भी नहीं है, या तो वो भी मरे क्योंकि वो तो चल नहीं रहा है, या तो उसकी वजह से शेरपा भी मरे। क्योंकि ये सब बातें मुझे पहले से ही पता थी, तो मेरे दिमाग में वो सब बातें आने लगी कि अगर शेरपा को ये बोलते हैं कि मेरा मर गया है तो शायद वो छोड़ के चला जाए। मैंने शेरपा को बताया नहीं, मेरे आगे था। मैंने कहा मुझे इतने मतलब करीब रहिएगा आप कि मुझे दिखते रहिएगा। मैंने सिर्फ इतना बोला उसको। मेरे आंख से आंसू निकलने लगा और मतलब होता ना कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आने लगता मन में। मेरे आंखों से आंसू निकलने लगा। दूसरे पल मैंने कि सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन, हम खुद। वहां पे भी दूसरे पल मैंने आंसू को पोंछा और बोला कि ठीक है, तेरे पास जितनी ताकत है तू लगा ले, मेरे पास जितनी ताकत है मैं भी लगाऊंगी, लेकिन जिंदा जाऊंगी। मेरा हाथ ये मुड़ नहीं रहा था। दूसरे हाथ से हाथ को मोड़ा है, जो रोप हमारी थी रोप को पकड़ा, एक हाथ से रोप को पकड़ा, दूसरे हाथ से अपने प्रोस्थेटिक लेग को, आर्टिफिशियल पैर को, और पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू किया ऐसे करके। ये सब बताने का सिर्फ मेरा एक मकसद है कि आपके अंदर सब कुछ है। अगर आप जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हो। सिर्फ एक मन से, अगर कहते ना मन के हारे हार और मन के जीते जीत, अगर यहां से जो आदमी, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि विकलांग मुझे तो ये लगता है विकलांग तो वो लोग हैं जो यहां से विकलांग हैं। मन से जो विकलांग है वो पूरी तरीके से विकलांग है। जो यहां से स्ट्रांग है वो सबसे बड़ा स्ट्रांग आदमी तो वही है। वो एवरेस्ट चढ़ना तो बहुत बहुत ज्यादा कठिन नहीं है जिसके पास वो जिद और जुनून है किसी चीज, क्योंकि जुनून हमसे वो करवाता है जो हम खुद नहीं कर सकते। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको जुनून होना बहुत जरूरी होता है। और यह भी है कि आपको आपके लक्ष्य के प्रति पाने के लिए कोई लक्ष्य सपोज दैट आपने बनाया और उसके प्रति आप इतना जुनून हो गया आपके कि लोग आपको देख के ये बोलने लगे कि अरे यार ये तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरा पागल है, तब आप समझ लो कि आपका लक्ष्य बहुत ज्यादा दूर नहीं है आपसे, बहुत करीब है आपके। जब लोग आपको आपके लक्ष्य के प्रति पागल बोलने लगे। और वो एवरेस्ट तो खैर बहुत आसान, मतलब इतना भी आसान और कठिन नहीं है कि ना किया जा सके, कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी की बात करें अगर तो रोज एक एवरेस्ट चढ़ता है जिसके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, रोज की बच्चे की पढ़ाई, घर के मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेके जो रोज एक एवरेस्ट चढ़ता है। आप ये जान लेना, जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स चरम सीमा पे आ जाए, जब ये लगे कि मन से निकलने लगे कि अब आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, तब आप ये समझ लेना कि ऊपर वाला आपके लिए सुनहरा सवेरा लिख चुका है। बस एक काली रात की देरी है, जो उस काली रात को पार कर जाता है वो सुनहरे सवेरे में चला जाता है। सबसे बड़ा चीज होता है किसी भी चीज को पाने के लिए आत्मविश्वास और विश्वास, दो चीजें। आत्मविश्वास जो खुद पे भरोसा, विश्वास वो जैसे जब मुझे महाराज जी ने दिया, फोटोज दी थी, तीनों जन की जब मुझे फोटोज दी थी तो मुझे सच बताऊं मैंने किताब पढ़ी नहीं थी। पिताजी मेरे आर्मी में थे, वो मुझे पढ़ पढ़ के सुनाते थे, तो
उतना ही बस सुना था। लेकिन महाराज जी ने कहा था मुझे कि अरुणिमा, जब तुझे कभी कोई प्रॉब्लम, ट्रैकिंग करते वक्त जब तुझे प्रॉब्लम होगी तो ये फोटो निकाल के तू देखना, सिर्फ देखना तू, और देखना तुझे अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती नजर आएगी। महाराज जी ने मुझे बोला, मैं महाराज बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम। मैंने कहा ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात हो तो ठीक है। और ये उन्होंने ये भी बोला कि ये फोटो टॉप पे रखना। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, हम रखेंगे। मुझे भरोसा था, मतलब इतना विश्वास हो गया था मुझे उस फोटोज पे कि हाँ ऐसा है, क्योंकि वो विश्वास इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि अपने आप वो रास्ता सचमुच बनता चला गया। और फाइनली वो फोटो भी रखी, सब कुछ किया। जैसे छाता जो होता है, अम्ब्रेला, बारिश को तो नहीं रोक सकता वो, लेकिन आपको हौसला जरूर देता है बारिश में चलने का। उसी तरीके से हमारा आत्मविश्वास होता है कि आपको वो, मतलब सफलता पाने की गारंटी तो नहीं दिलाता, लेकिन उस सफलता में संघर्ष जो आते हैं उससे लड़ने की ताकत जरूर दे देता है। तो ये चीजें हमारे ये चीजें अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हम कभी भी किसी चीज को असंभव बोल ही नहीं सकते, सब कुछ कर सकते हैं। आप इंसान, जैसे अभी मैंने वो पोयम, बहुत अच्छा, सच में बहुत ही अच्छा पोयम था जो अभी आप पढ़ रहे थे सर, बहुत अच्छा पोयम था। इंसान जैसे एक पानी का जहाज होता है, छोटा सा मैं उदाहरण दूंगी, पानी का जो जहाज होता है, क्या वो समुद्र के किनारे खड़े रहने के लिए बना होता है? नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा सेफ कहां होता है? वो सिंपल सी बात है, किनारे में सबसे ज्यादा सेफ होता है। लेकिन वो इसके लिए बना ही नहीं है, वो तो इसके लिए बना है कि वो समुद्र में चल के अपने टारगेट पे जो भी उस पे रखा गया वो अपने सामान को वहां पहुंचाए, वो इसलिए बना है। तो मनुष्य भी उसी तरीके से, जो उसको अपने लाइफ में जो जो चीजें उसको दी गई हैं, उसका फर्ज बनता है कि उन जिंदगी के उन थपेड़ों से लड़के अपने टारगेट तक पहुंचे। इसलिए नहीं है कि वो किनारे में खड़ा होके और आराम से बस देखता रहे, इसलिए नहीं बना है वो। और खैर, हमारे युवा वर्ग की, मेरे साथ भी था ऐसा कि आज हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे अब कि प्लीज यहां आके ऐसे सुन के इसी ऑडिटोरियम में छोड़ के मत जाइएगा। आज से ये आप ठान लो, कुछ भी हो, आज से आप ये ठान के जाना यहां से, जो भी लक्ष्य आपने बनाए होंगे, सबके लक्ष्य होंगे जरूर, कुछ ना कुछ, सबके सपने जरूर होंगे। तो सिर्फ सपने देख के मत सोना, उस सपने को अपना पैशन बना लेना, अपना जिद बना लेना, जुनून बना लेना, और तब तक मत बैठना जब तक कि पूरा ना हो जाए। ये लेके जाना आप लोग यहां से, तभी मेरा आना सफल होगा और तभी सर आपका ये प्रोग्राम सफल होगा। और मुझे लगता है कि आज की युवा वर्ग की सबसे बड़ी त्रास, वो ये सोचता है कि वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। हम लोगों को ये लगता है कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, बहुत मेहनत करते हैं, हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। लेकिन मुझे लगता है कि आज के युवा वर्ग की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं है पहुंचने के लिए। सबसे पहले अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें, उस पर इतना फोकस करें, इतना फोकस करें कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए, बस। और वैसे जैसे मेरे भी अभी एवरेस्ट समिट किया, वैसे छोटे छोटे मेरे, क्योंकि एक लक्ष्य पूरा करने के बाद बैठना नहीं चाहिए, मैंने भी छोटे छोटे लक्ष्य, कि वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट के 7 हाईएस्ट पीक है, जिसमें से मैंने 3 समिट किया है। एशिया का एवरेस्ट, किलिमंजारो अफ्रीका का, यूरोप का एल्ब्रेस, 3 समिट हुए हैं, 4 बाकी हैं अभी, तो और अभी करने हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि अचीवमेंट्स, सही मायने में अचीवमेंट्स मेरा तभी होगा जब मैं और बच्चों को भी अपने लेवल पे लाके खड़ा कर पाऊं, सही मायने। इसीलिए मैं एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी भी बना रहा हूं। 25 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। कुछ लोग मुझे उसके लिए भी बोलते हैं कि रणिमा तेरे पास 25,000 नहीं है, तू 25 करोड़ की बात कर रही है। लेकिन मेरे पास विश्वास तो है। कि एवरेस्ट के लिए भी लोग बोलते तेरे पास पैर नहीं है भाई, लेकिन फिर भी, और इतना ही नहीं, एकेडमी की बिल्डिंग नहीं तैयार हुई है, लेकिन मुझे इंक्लूडिंग मी, मुझे मिला के 3 बच्चे ऐसे हैं जो ओलंपिक की तैयारी भी कर रहे हैं। क्योंकि माउंटेनिंग लगातार नहीं किया जा सकता, तो मुझे जो टाइम मिलता है उस टाइम को मैं वेस्ट नहीं करती, मैं रनिंग भी करती हूँ 100 मीटर, प्रोस्थेटिक लेग, आर्टिफिशियल। आप लोग अगर ऑस्कर पिक्टोरियस को सुनेंगे तो एक ब्लेड पैर, लुक लाइक सी, उस ब्लेड पे पैर पे मैं रनिंग करती हूँ। 18 सेकेंड में पैरा ओलंपिक पार्टिसिपेट किया जा सकता है। 12.98 का वर्ल्ड रिकॉर्ड है
और मेरा अभी 22 सेकेंड मैं भी निकाल रही हूं, मतलब 20-22 सेकेंड ऐसे करके मेरा निकल रहा अभी। जब मैं अगर 18 सेकेंड तक पहुंचती हूं तब जाके मेरा पैरालंपिक में पार्टिसिपेट होगा। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग मुझे मतलब गुड विशेस दें कि मैं अपने लक्ष्य में कामयाब रहूं और करूं। और एक 4 लाइन की पंक्ति आप लोगों को बोलेंगे। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।